चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। अब इस चैप्टर में हमने अलग अलग देखा था कि जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के थ्रू चेंजेस आ रहे थे 18th सेंचुरी में, ठीक है ना। तो 18th सेंचुरी के आसपास हमने नोटिस किया कि जो शेप थी मुगल एम्पायर ने जो यहाँ खड़ी की थी इंडिया में एज अ कंट्रोल करके या कब्जा करके, आप जैसे भी कहो, तो धीरे धीरे वो शेप जो है चेंज हो रही थी, ठीक है ना। जो पैटर्न था वो चेंज हुआ जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ये आप देखिए, ये सारा एरिया जो है ये पूरा इन्होंने इंडिया का कब्जा किया होता है। आप डैश 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 से देख रहे हो ना, ये सारा, चाहे हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एरिया भी हम सारा इसमें काउंट कर रहे हैं। पूरा साउथ नॉर्थ सब उन्होंने जो है कंट्रोल कर रखा था। फिर हमने इसमें देखा कि 1765 में जो है ब्रिटिशर्स थे, वो भी हमारे जो थे, ये देखिए आप, पिंक वाला जो है हमारा सारा एरिया, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो ग्रैब कर रहे थे एरियाज को। फिर आप मैप में देखिए तो ये जब एरिया उन्होंने कर लिया तो धीरे धीरे मैप में जो है क्वाइट चेंजेस आ रहे थे फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड हम कह सकते हैं। पर मेन जो हमने पीरियड इस चैप्टर में स्टडी किया वो ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। औरंगजेब कब डाइड हुआ था, ये लाइन मार्क कर लीजिए, इस पे वन लाइन क्वेश्चन आ जाएगा। 1707। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था, आपने देखा था। वो कब था? 1761। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है सबको पता है मराठास में हुई थी, जिसमें मराठास हार गए थे, ठीक है ना। तो ये आपने ऐसे याद रखना है, 1761 की वो बात थी। फिर आ जाता है लेट जो मुगल्स हुए, ठीक है ना। शुरू के जो मुगल्स एम्परर्स थे उन्होंने तो काफी इसको अच्छा चलाया, पर धीरे धीरे जो लेट मुगल्स थे, जो बाद के थे औरंगजेब के बाद वाले, उनसे इतना ये नहीं लड़ा गया, और धीरे धीरे जो उनकी पावर्स थी वो ब्रोक डाउन हो रही थी, ठीक है ना। जो मुगल्स एम्परर्स थे वो जो मनसबदार थे उस टाइम के, ठीक है। मनसबदार को आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हो, नोबल्स की, गवर्नर्स की फॉर्म में। जो ये मनसबदार थे ये ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, ये मुगल्स की मतलब मान नहीं रहे थे। जिसमें आप तीन वो याद रख सकते हो, सूबेदार, दीवानी, फौजदारी, ये हमने पढ़े हुए तीनों नाम, अभी पिछले चैप्टर में भी हमने किए थे। तो आप इसमें ये भी बात कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स थी वो मुगल एम्पायर पे भारी पड़ रही थी, ठीक है ना। वो चाह रहे थे कि इनको कंट्रोल रखे, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं चल रहा था। जो पीजेंट्स और जमींदार थे वो भी रिबिलियंस कर रहे थे। मींस इस टाइम पे आपने ये देखना है कि जो मेनली जो मुगल्स थे उनका जो सेटअप था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास कि किसका चल नहीं रहा था, कौन एमर्ज होके आ रहा था, ठीक है ना, कौन कौन से सिस्टम्स बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली ये वीक हो रहे थे। इसी में आ जाता है उस टाइम पे पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रहे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट नेम है, इसको भी याद रखना है। दो ये जो नेम्स मार्क करवा रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नाम आएगा नादिर शाह। नादिर शाह ने कई बार जो है इंडिया पे अटैक करवाया, ठीक है, और यहाँ से सारा जो है प्लंडर करके वो ले गया, लूट के ले गया। उसको देखा देखी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था इसने भी 5 टाइम्स जो है इंडिया पे इन्वेड किया, मतलब बार बार आया और काफी कुछ लेके यहाँ से चला गया, ठीक है ना। जब आप देखो कि सारे ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ के जो मुगल एम्परर्स थे उनसे ये सब नहीं संभल रहा था, ठीक है ना।
और यही ये फूट डली कह लो एक तरह की, कि जब आपस में हमारी नहीं बन रही तो कोई भी बाहर से आके हमें लूट जाएगा, तो वही यहाँ पर हुआ। नई स्टेट जो है इसी वजह से एमर्ज होनी शुरू हो गई। अब ये नई स्टेट जो एमर्ज हुई, इसमें बार बार मैंने बताया था और आगे पूरे चैप्टर में हमने यही किया था, 3 बातों को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये इंडिपेंडेंट हुए सबसे पहले, और इन्हीं की तीनों की हमने आगे स्टडी की थी। अवध को कौन चलाया, बंगाल को मुर्शीद कुली अली खान ने, ठीक है, हैदराबाद का कौन था, तो ये हमने तीनों सारे ऐसे पढ़े हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये तीनों नेम आपने याद रखने हैं, कि इमरजेंस ऑफ जब न्यू स्टेट्स होती तो इसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद का आ गया। दूसरी चीजें क्या हुई, स्टेट्स दैट हैव कंसिडर्ड रेबल इंडिपेंडेंस अंडर मुगल एज वतन जागीर, और जो स्टेट्स इनसे मुगल से और इंडिपेंडेंस ले रहे थे वो वतन जागीर की तरह उभर के आ रहे थे। वतन जागीर ज्यादातर राजपूतों की बात हम कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है। तीसरा लास्ट ग्रुप था जिसमें हमने पढ़ा मराठास का, सिख का और जट का, इनकी भी आगे लास्ट तक हम डिटेल पढ़ते आएंगे। वो तीनों का हमने पढ़ा कि तीसरा जो ग्रुप था वो ये ग्रुप था, ये भी मुगल्स के अगेंस्ट हो रहा था। यस जसकरण, एनी डाउट? नो मैम। ओके, क्लियर अप टू दैट टॉपिक, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, इन्हीं टॉपिक्स पे। अब आ जाता है ओल्ड मुगल प्रोविंसेस की बात करें। अभी हमने ऊपर तीनों की बात करी, तो अब एक एक करके हम तीनों प्रोविंसेस की बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों प्रोविंसेस जो थे, ओल्ड प्रोविंसेस इसलिए कहते हैं, ये पुराने एक तरह के शहर बसे शहर थे, स्टेट्स थी, और ये तीनों ही जवाब दे के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें से हमने तीनों का बताया, और तीनों के नेम्स बार बार मैं कहती हूँ याद रखना, पीछे क्वेश्चंस में भी है। अवध का सद्दात खान, बंगाल का मुर्शीद कुली अली खां, और हैदराबाद का असफ जहां, और ये बार बार आएंगे नेम्स, आपको ये तीनों नेम्स याद रखने हैं। मिक्स एंड मैच करके आए तो आपने पहचान लेना ये इसका नहीं है। इसी में जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हैदराबाद का। हैदराबाद का अभी हमने पढ़ा, असफ जहां, फुल नेम क्या था, निजामुल मुल्क असफ जहां। ये जो था ये वन ऑफ द पावरफुल मेंबर था, मुगल लास्ट एम्परर हमने पढ़ा है फारूक सियार था, उसमें ये मेंबर था, पर ये उनकी ना मान के अपनी चला रहा था। ये पॉलिटिकली और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे इसने डेक्कन में भी कंपटीशन दिखाया। डेक्कन का एरिया मैं हमेशा कहती हूँ साउथ वाला एरिया, और ये अपने ही नए नए जो मनसबदार था, जागीर्स उनको दे रहा था। जागीर्स क्या होते हैं, पीस ऑफ लैंड। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, हर चैप्टर में आई है, बार बार आगे आगे कोई नहीं बताएगा, फिर बार बार टीचर्स वो कहेंगे पढ़ के आए हो आप आगे से, तो ध्यान रखना है। तो उनको पीस ऑफ लैंड दे रहे थे, ऑल्दो वो सर्वेंट थे मुगल्स के, लेकिन फिर भी वो अपना जो है डिसीजंस खुद ले रहे थे। तो हैदराबाद में जो है सारा कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। और इसी में हमने बताना है असफ जहा जो था वो धीरे धीरे मराठा मतलब कोरोमंडल कोस्ट की तरफ भी जा रहा था। ब्रिटिशर्स वहां पावरफुल अपना दिखा रहे थे, उस साइड उनको भी एक तरह का जवाब दे रहा था। फिर आ जाते हैं अवध पे। अवध का ध्यान रखना है, फुल नेम भी इनका याद रखना है, चाहे शॉर्ट भी रख लो तब भी बहुत है। तो इसका था सद्दात खान। ही वॉज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध, इस खुद अपॉइंट हुआ था मुगल उसमें 1722 में एक तरह का, पर धीरे धीरे इसने मुगल एम्पायर का भी वो आउटब्रेक कर दिया, खुद कंट्रोल कर लिया। इसने अब कहाँ कहाँ किया, गंगा प्लेन की तरफ करना शुरू किया, ठीक है। और इसके टाइम पे 3 चीजें जो थी कंबाइन कर दी गई थी, ये क्वेश्चन भी हमारा, तो इन तीनों को याद रखना है, सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी। इन तीनों पॉइंट्स को आप मार्क भी कर सकते हैं, सूबेदारी, दीवानी एंड
फौजदारी। तो ये तीनों इसने स्टार्ट किए। इसने पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और मिलिट्री अफेयर्स को जो है मैनेज करना शुरू किया। इसने भी मुगल्स का जो इन्फ्लुएंस था उसे कम करने की कोशिश करी। इसने भी जागीर, यस यस पायल, Ma'am, I am rename my name. ओके पायल, मैं चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो Okay, ma'am. ये था सद्दात खान, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ये भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा था और मुगल से जो है ये धीरे धीरे हट रहा था। इसने जो मुगल्स ने जहांगीर लैंड दे रखी थी उनसे वो वापस ले ली, ठीक है। उन पे केसेस लगा दिए, चीटिंग के वो करवा दिए और अपने हिसाब से इन्होंने फर्टाइल लैंड्स औरों को देनी शुरू कर दी। और जो स्टेट थे वहां पर बैंकर्स महाजन थे, उनको लोन दिया। और इसने ये वर्ड जरूर रेवेन्यू फार्मर्स कहते हैं, इराजदार। माइक म्यूट कीजिए कशिश एंड पायल, माइक को म्यूट कीजिए। पायल अपने माइक को म्यूट कीजिए, हमें नहीं आवाज आए आपकी। या फिर यस मैम। माइक म्यूट कीजिए बेटा, हमें ना आवाज आए आपकी, सिर्फ आप यस मैम। तो जितने भी वो थे, अब इसमें एक वर्ड भी आता है जैसे अभी मैंने बताया, इराजदार, ठीक है ना, मींस अ रेवेन्यू फार्मर्स की बात हो रही है। जो स्टेट था देखिए वो डिपेंड था पूरे बैंकर्स और महाजन्स पे, जो भी लोन्स लेने थे। और वो उनके बदले टैक्स पेयर करते थे, हाईएस्ट बिडर थे, मतलब बोलियां लगाते थे। जो लोकल ब्रांड थे वो सारी गारंटी रख लेते थे। तो इसने ये सिस्टम्स में थोड़ा सा चेंज किया था, डेवलपमेंट किया था। इसने नए सोशल ग्रुप्स बनाए थे जिसमें मनी लेंडर्स और बैंकर्स को इसने इन्फ्लुएंस किया। तो ये कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल करने के लिए ये चेंजेस करते हैं। जब आप चेंजेस करते हो तो क्या होता है, फिर आपका कंट्रोल चलने लग जाता है। तो इसने रेवेन्यू सिस्टम पे चेंजेस किए, ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुए थे। अब बंगाल की बारी आई। बंगाल को किसने धीरे धीरे वो किया, मुर्शीद कुली खान ने किया, जो पहले नैब होता था वहां पर मुगल्स में। पर धीरे धीरे फिर वही बात हुई, उसने भी उनकी नहीं मानी उनकी तरह, जैसे हैदराबाद और अवध वालों ने नहीं मानी थी। तो धीरे धीरे इसने भी सारा ट्रांसफर कर दिया। बंगाल से इसने उड़ीसा को वो बना लिया, स्ट्रिक्टनेस लागू कर दी। जमींदारों से वही सेम कर दिया, पहले बोरो करते थे फिर वही फोर्स करने लग गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने कनेक्शंस बना दिए। इन्होंने इन लोगों को आगे किया ना, जिससे क्या हुआ कि मुगल्स का राज कम हो गया और इनका बढ़ने लग गया। तो तीनों में आपने देखना है, चाहे जगीरदारी था, इराजदारी था, टैक्सेस से रिलेटेड था, इन्होंने इन ऑफिसर्स को जो है बढ़ावा दिया, आगे किया। सेकंड जो है वो वतन जागीर्स ऑफ राजपूत थे। वतन जागीर्स की अगर हम जब बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जितने भी राजपूत किंग आए, ये जोधपुर राजस्थान वाला जो एरिया था वहां पर हम मुगल्स का जो था वो धीरे धीरे कम कर रहे थे और ये अपनी ऑटोनॉमी ला रहे थे, मतलब ये खुद इंडिपेंडेंट काम करना चाहते थे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने नाम याद रखना है, अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर। वो भी मुगल्स कोर्ट में ही था, ठीक है। अब यही फिर वही चीज है, जो राजपूत फैमिली थी वो सूबेदारी को मान रही थी। वो गुजरात राजस्थान के साथ एरियाज लगते हैं ना, गुजरात का, मालवा का। और राणा रंजीत सिंह थे जो थे गोदपुर के, उन्होंने गुजरात का एरिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सवाई राजा जय सिंह, ठीक है, जो अंबर के थे, बाद में जयपुर के भी बने थे। इन्होंने अपने ऑफिसेज रिन्यू करवाए, इन्होंने अपनी टेरिटरीज, इन्होंने बड़े सारे वो फोर्ट्स बनवाए, किले बनवाए, क्योंकि उस टाइम पे लोग अपनी पावर्स दिखाते थे, गेन करना चाहते थे। तालाब्स बनवाए, कुंडलीज बनवाई, स्टेप वेल्स, ये देखो ये सारा इस टाइप का बनवाते थे, ये सारा जो था। और ये याद रखना है, सवाई राजा जय सिंह जो थे, इन्होंने जयपुर को न्यू कैपिटल बनाया था। तो ये थोड़ी सी चीज याद रखनी है जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर कई बार हम भूल जाते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है। ये फिर सारा इनका दिखाया है। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी और जो मैंने ये इंपॉर्टेंट बताया था जंतर मंतर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज उस टाइम पे, आज के टाइम पीरियड से जो डे एंड नाइट सारा चलता है, कैसे सारा कंट्रोल होता है,
उस टाइम पे देखो इन्होंने बनवाए थे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने इंटेलिजेंट थे ये लोग, आप कह सकते हो, ठीक है ना, जितना हम आज की डेट में अब सोच रहे हैं उन्होंने उस समय सोच लिया था। देन आ जाता है सिक्स का, अभी हमारा मराठा सिक्स एंड जट्स का टॉपिक था, जो रह गया तीसरा टॉपिक था। सिख की बात करें तो इस वाले में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, काफी जो सिख थे उन्होंने बैटल्स की थी मुगल से, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी, राजपूत और मुगल रूलर्स के अगेंस्ट भी करी थी। खालसा का मेन निर्माण किया था। खालसा बनाने का यही था कि वो सिखों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है, और उन्होंने अपना सारा एरिया भी बढ़ाया था सतलुज और जमुना के पास। और इसमें जो मेन है जिसने खालसा पंथ का वो किया, वो बंदा बहादुर, ठीक है, उसको कैप्चर और एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो ये मेन बंदा बहादुर है जो इसको याद रखना है इसमें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि जो सिक्स थे उन्होंने अपना एक जत्था इन्वॉल्व किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बैंड बनवाया था, बैंड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का बैंड्स बनाया था, जिसे जत्थास और बाद में मिस्र कहा गया था। इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, इन्होंने एक आर्मी तैयार करी थी जिसे दल खालसा का नाम दिया गया था। और दल खालसा का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चन भी है। जो एंटायर बॉडी थी, मतलब तो खालसा के मेंबर थे मान लो जितने भी, वो सब अमृतसर में मिलते थे 2 टाइम पे, बैसाखी और दिवाली के टाइम पे, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है। और एक राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां कल्टीवेटर्स को कहा गया था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। यस यश खुशप्रीत। तो इन्होंने एक दल खालसा जो है वो जो बैंड तैयार किया था। प्लस हमने इसमें अभी बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ राखी वाज इंट्रोड्यूस। इसमें जो था वो कल्टीवेटर्स को प्रॉमिस किया था टू प्रोटेक्ट, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ देयर प्रोड्यूस। जो गोविंद सिंह थे उन्होंने ही एक वो दिया था रूल की राज करेगा खालसा, मींस वो खालसा से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक वो बनाया था, लेकिन कईयों ने इसका गलत मतलब भी लिया, हम कह सकते हैं। पर ये सारा जो हुआ था ये मेन आपने याद रखना है बंदा बहादुर के अंडर हुआ था। और सिख टेरिटरीज थे, इन्होंने भी काफी अपना इन्फ्लुएंस दिया था। और बाद में महाराजा जो रंजीत सिंह थे उन्होंने इन ग्रुप के साथ रीयूनाइट किया था, और बाद में कैपिटल ऑफ लाहौर में जो बनाई थी। फिर आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट मराठास का। उस टाइम पे अगर मराठास की बात करें तो वो भी एक रीजनल जो किंगडम की तरह राइज हो रहा था। शिवाजी थे उस समय मेन, ठीक है, वॉरियर फैमिली से थे जिसमें देशमुख वाले आ गए, ठीक है। उनमें इन्होंने ग्रुप्स में नोबल्स जो थे, पीजेंट्स थे, पेस्ट्रोलिट्स थे, सबको अपना आर्मी में इंक्लूड किया था। और वो कहीं ना कहीं बार बार चैलेंज करते रहते थे, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स को भी काफी चैलेंज किया, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो शिवाजी की डेथ के बाद उनकी फैमिली जो थी उसमें पेशवास का वो जुड़ गया, और इन्होंने ही जो है पूना को इसकी कैपिटल बनाई थी मराठा किंगडम की। तो ये एक पॉइंट है जो आपने मेनली याद रखना है, पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन आता है अंडर द पेशवास जो मराठास थे, दे डेवलप द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने अपने जो एरियाज थे मराठास ने फोर्टिफाइड एरियाज कर दिए थे। मैंने कई बार फोर्टिफाइड का मीनिंग बताया, बड़ी बड़ी वॉल्स बना देना, मींस हम अपने घर के आसपास बड़ी बड़ी वॉल्स लगा देते हैं ना, कोई अंदर झांके नहीं, कोई अंदर आ नहीं पाए, तो सेम इन्होंने वो किया हुआ था। और जो मराठा एम्पायर था वो सब बहुत एक्सपैंड हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने काफी एरिया जो है वो कंट्रोल में किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मराठास का आता है, उन्होंने 2 चीजें जो है अपने उसमें करी थी, वो थे चौथ और संदेशमुखी। चौथ और संदेशमुखी का बस इतना मेनली याद रखना है, ये एक टाइप का लैंड रेवेन्यू था, जो लैंड पे रेवेन्यू अर्न किया जाता था। चौथ जो था 25% था, और संदेशमुखी जो था वो 10% था, ठीक है। तो जितने भी मराठास के हम बात करते हैं, इन्होंने सारा जो एरिया है धीरे धीरे इन्होंने भी काफी कंट्रोल किया था। और आपको याद होगा मराठास ने, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी की थी 1761 में, जिसमें मराठास हार गए थे। ये याद रखना है, मराठास का एक्सपैंड बहुत हो रहा था, बड़े इन्होंने जगह का वो कब्जा किया था, लेकिन ये उस समय अहमद शाह अब्दाली से फिर भी हार गए थे, क्योंकि इनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सबसे दुश्मनी ले ली थी ना, तो कहीं से सपोर्ट कोई कम मिला था इनको। तो पर इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स थे जिनके नेम आपने याद रखने हैं, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले, ये नाम आपने सुने हुए हैं, काफी सीरियल्स भी इनके ऊपर बने हैं, तो नाम पता होने चाहिए। तो मुगल्स का मेनली ये संदेश और चौथ वाली चीजें याद रखनी है। फिर इनके ट्रेड रूट्स भी बन रहे थे, जहां ये एक्सपैंड कर रहे थे। आगरा, सूरत को भी इन्होंने, पूना, नागपुर को भी, ठीक है, लखनऊ, अहमदाबाद, सारा इन्होंने एरिया जो है कवर अप किया था। फिर आगे जट जो थे, इन्होंने भी अपनी जो पावर वो करी थी। अब इसमें मेन याद रखना है, इनका लीडर क्या था, चूरामन। इसमें अब चूरामन को याद रखना है। तो जट्स थे, इन्होंने दिल्ली और आगरा का एरिया, क्योंकि ज्यादातर जट्स ऊपर ही थे, इधर ही थे, इन्होंने पानीपत, बल्लभगढ़, ये वाला एरिया किया। तो नादिर शाह ने भी कई बार अटैक किया, तो इन्होंने यहाँ पर इन्हीं को ही वो किया था, तो इन्होंने जट से ही मुकाबला किया था। ये देखो, इन्होंने भी जो है बंगला डोम की तरह वो बनाया हुआ, हमने पढ़े हुए हैं टेम्पल जो बनते थे, चोचला एंड डोचला वाले। क्लियर? तो जट्स का इतना हमारे पास है नहीं ना। होली बुक ऑफ सिख क्या है? होली बुक ऑफ सिख कोई बताएगा? सिखों की होली बुक कौन सी है? रामायण है, बाइबल है, या गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब। बस गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर इस गुरु ग्रंथ साहिब। चलो ये तो पता है। बहादुर शाह किसका सन था पता है? अकबर का था या औरंगजेब का? औरंगजेब। औरंगजेब का था। अहमद शाह अब्दाली कब आया था इंडिया? ऊपर डेट दी हुई थी उसने, कब आया था? 1759 में आया था अहमद शाह अब्दाली ना, यहाँ पर पहली बार लूटा, फिर लूटा, 5 बार हमें इंडिया को वो लूट के ले गया। ठीक है ना? अब ये पता हो सूबेदार कौन है, फौजदार कौन है, ये सारे हमने करवाए हैं। सूबेदार मींस प्रोविंशियल गवर्नर, फौजदार मिलिट्री कमांडर वाला, फौजदार फौज में जो होते हैं मिलिट्री में। इराजदार अभी हमने पढ़ा था, रेवेन्यू फार्मर। मिस्ल क्या था? बैंड बनाया था जो सिख वालों ने, मिस्ल कहा गया था उसे। चौथ, ये अभी हमने बताया था, चौथ। टैक्स, ये टैक्स नहीं था, अभी मराठास में पढ़ा था, चौथ एंड संदेश मुखी वाला। कुनबीज, ये पीजेंट्स जो वॉरियर्स होते थे मराठास को, उनको कुनबीज कहा जाता था, ये भी अभी हमने ऊपर वर्ड देखा है। उमाराज, हाई नोबल्स को कहा जाता था उमाराज। औरंगजेब, अब ये बताइए, औरंगजेब फॉट अ प्रोटेक्टेड वॉर इन, कहां पर लड़ने गया था वो? डेक्कन में। औरंगजेब ने डेक्कन में कब्जा पहले किया था। उमारा और जागीर जो थे पावरफुल सेक्शन थे मुगल प्रोविंसेस के। ये जो उमाराज अभी हमने कहा है ना, हाई नोबल्स के पीपल होते थे। असफ जाह ने हैदराबाद स्टेट को कब वो किया था? इन ईयर बता सकते हो आप, ये इन्होंने वैसे ऐसे लिख दिया, ऊपर ईयर भी गिवन है। और फाउंडर ऑफ अवध कौन है? सद्दात खान। पूरा नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो ना याद रहे तो सद्दात खान भी लिख सकते हैं। नादिर शाह ने बंगाल को इन्वेड किया था, फॉल्स है। सवाई राजा खान इंदौर का था, नहीं जयपुर का था, फॉल्स है। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे, यस ट्रू है। यस मैम। पूना जो मराठा की कैपिटल थी, ये भी ट्रू है, अभी हमने बताया। ठीक है ना? अब आ जाते हैं, बताओ कौन कौन से ऑफिसेस थे सद्दात खान के पास? फौजदारी, सूबेदारी एंड दीवानी। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, बहुत इजी है, ये ऊपर अपने ने मार्क भी करवाए थे। सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। फिर आ जाता है, व्हाई डिड नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू अवे फ्रॉम जागीरदारी सिस्टम? ये क्यों
जो थे जगीरदारी सिस्टम को दूर करना चाहते थे, क्योंकि मुगल जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। मुगल को हटाने के लिए अवध और बंगाल ने ये सिस्टम को ही हटा दिया। Who's this creating disturbance? खुशप्रीत, माइक ऑफ कीजिए एंड बी रेगुलर। खुशप्रीत, पायल एंड खुशप्रीत, आपने रोज क्लास लगानी है। Okay, ma'am. हाउ वर द सिख ऑर्गेनाइज इन 18th सेंचुरी? बताइए, सिख का वो पूरा अभी हमने सारा बताया आपको टॉपिक। कोई बताएगा मुझे सिख का? सिखों ने अपना ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या बनाया था? बैंड बनाया था। बैंड का नाम क्या था? जत्थास, और बाद में उसका नाम क्या था? मिसल रखा था। फिर उन्होंने एक आर्मी तैयार की थी, ग्रैंड आर्मी, जिसे क्या बोला गया था? दल खालसा। और उनकी मीटिंग होती थी, कहाँ होती थी उनकी मीटिंग? कौन बताएगा उनकी मीटिंग कहाँ होती थी सिखों की? अमृतसर में। कब कब होती थी? बैसाखी और दिवाली पे, ठीक है। और एक राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जहां उन्होंने कहा था हम प्रोटेक्शन देंगे कल्टीवेटर्स को 20%। भैया छोटी छोटी चीजें इनको रट लो अच्छी तरह। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाई डिड मराठा वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन? क्योंकि उनको पता था मराठास क्यों आगे आगे डेक्कन तक जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था वहां पर अच्छी रिसोर्सेज है, वहां खूब पैसा है, सब कुछ मिलेगा, इसलिए वो डेक्कन की तरफ एक्सपैंड हो रहे थे, जाए जा रहे थे। What were the policy adopted by असफ जाह to strengthen his position? बताइए, असफ जाह ने जो है अपने सोल्जर्स, स्किल्ड सोल्जर्स इंक्रीज किए, मनसबदार्स लगाए, इंडिपेंडेंट वर्क किया, तो ये सारा वो धीरे धीरे कर ही रहा था। तो 8 क्वेश्चन तक ही हमने करने हैं, 9 10th आगे हमने करने नहीं। तो वेरी इजी है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, कोई इतने लेंथी नहीं है। इसमें तो बहुत सारे अलग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बताइए, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस कौन कौन से 3 थी? कौन से 3 थी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। और कौन सी 3 किंगडम्स थी जो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी मुगल रूल से? सिख, मराठा और जट, ये तीनों जो है किंगडम्स मुगल से छूटना चाहती थी, अलग होना चाहती थी। राजा जयसिंह कौन थे? गवर्नर थे, पहले आगरा के फिर मलवा के। उन्होंने लार्ज आर्मी बनाई थी, उन्होंने दिल्ली और नर्मदा एरिया जो है कवर अप किया था, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें है, ये नहीं कि क्वेश्चन हमें नहीं है, हमें तो जितना क्वेश्चन करवाया हम उतना ही करेंगे। हाँ जी पायल, तो सबका आपको पता होना चाहिए। वतन जागीर का था, ठीक है। जो औरंगजेब थे उन्होंने अपनी रिलीजियस पॉलिसीज बनाई थी, जो राजपूत थे, ठीक है। राजपूत और मेवाड़ जो थे, जोधपुर के, अंबर के। फिर उन्होंने जयपुर में भी क्रूशियल जो है टाइम निकाला। फिर उन्होंने नए नए फोर्ट्स बनवाए, ठीक है ना, स्मॉल स्मॉल किंगडम्स बनवाए। उसमें जो मेन थे सवाई राजा जय सिंह थे मालवा के, अजीत सिंह थे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। ऐसे ही अगर मराठास की हम बात करें, मराठास जो थे उनमें टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था, चौथ और संदेश मुखी होता था। ये टैक्सेस जो थे सबको रूलर्स को पे करने पड़ते थे। अब चौथ क्या है वो भी पता हो, 25% था। संदेश मुखी जो था वो 10% था। और ये क्यों करवाते थे? क्या वो टैक्सेस इतने क्यों लेते थे? ताकि वो कहते थे हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको, तो इतने इतने टैक्सेस लगाते थे एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये सारा सिस्टम था। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। चलिए, फिर आपका कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा। यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, मतलब टेस्ट होगा मंडे को। और जो स्टूडेंट्स आज आए हैं उनको मैं एक एक्टिविटी बता दूं, ठीक है। जो काफी टाइम बाद आज स्टूडेंट्स आए हैं उनको मैं एक्टिविटी बता दूं। हमने एक एक्टिविटी बनानी है, ठीक है। आपको हमने वो कल बताई थी वो एक्टिविटी। कौन रिपीट करेगा एक्टिविटी? बताओ क्या बताई थी, देखूं मैं, याद है स्टूडेंट्स को एक्टिविटी? बताओ क्या एक्टिविटी दी थी मैंने? हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेस्टिवल्स और क्रॉप्स और फार्मिंग से रिलेटेड मैंने दी थी। दादर एंड नागर हवेली पे आपने इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे
अपना एक्टिविटी बनानी है। टॉपिक्स के नेम्स है पायल, जतिन, खुशप्रीत। आप लोग आ जाए तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। दादर एंड नगर हवेली पे आपने एक एक्टिविटी बनानी है जिसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। इसमें आपने 3 टॉपिक्स है, कोई एक टॉपिक पे बनानी है। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहां का कोई, दूसरा है फेस्टिवल्स, और तीसरा है कोई भी फार्मिंग या फूड पे आप ले सकते हैं वहां के, और उन पे आप पोस्टर या ब्रोशर की फॉर्म में या कोई एक्टिविटी पिक्चर्स पेश करके उसके लिख सकते हैं। जो एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी कलरफुल सी होनी चाहिए, अच्छी सी बनी होनी चाहिए। क्लियर? Okay, ma'am. ओके। Excuse me, ma'am.